बेबीनगर के शांत गांव में कुलदीप अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी एक छोटे से झोंपड़े में रहते थे। उनका घर मुश्किल से खड़ा था और बाहर एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी, एक बीते युग की याद। उनका परिवार रोज अपने परदादा की धूल भरी तस्वीर के सामने इकट्ठा होकर सम्मान देता था। हम हमेशा उस इंसान को क्यों सलाम करते हैं जिसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा? बस ये खटारा बस। कुलदीप, कभी हमारे बड़ों का अपमान मत करना। उन्होंने अपने समय में बहुतों की मदद की। ये बस और उनके आशीर्वाद ने हमें अब तक संभाला है। एक दिन कुलदीप के पिता ने तय किया कि पूरे परिवार को पास की पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर जाना चाहिए। हम इस यात्रा के लिए बस का इस्तेमाल करेंगे। भले ही ये ठीक नहीं दिखती हो, लेकिन ये हमें वहां तक ले जाएगी। ठीक है, अगर जाना ही है, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इसे पसंद करूंगा। परिवार ने बस को जितना हो सके ठीक किया और यात्रा शुरू की। बस के चिड़चिड़ाने और आवाजों के बावजूद वह उन्हें पहाड़ी रास्तों पर चढ़ा ले गई। उन्होंने मंदिर में पूजा की और शांति महसूस करते हुए वापस लौटे, लेकिन घर पर मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे अपने आंगन में पहुंचे, मकान मालिक अपने आदमियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। कुलदीप, तुम्हारा किराया बाकी है। तुरंत इस झोपड़ी को खाली करो, नहीं तो हम तुम्हें खुद बाहर निकाल देंगे। कुलदीप ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन मकान मालिक अडिग था। मजबूर होकर कुलदीप और उसके परिवार ने अपना सामान पुरानी बस में भर लिया। तो यही है जो हमारे परदादा ने हमारे लिए छोड़ा, एक चलती फिरती झोपड़ी। कुलदीप को पता नहीं था कि यह बस अपनी कीमत साबित करने वाली है। अब बस ही उनका नया घर बन गई। परिवार ने तय किया कि माता से मार्गदर्शन लेने फिर से मंदिर जाएंगे। मंदिर से लौटते समय पहाड़ पर बस की ब्रेक फेल हो गई। वह तेजी से ढलान पर गिरने लगी। परिवार डर के मारे सीटों से चिपक गया। तभी बस रास्ते से हटकर एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर जा अटकी। हम बच गए, इस बस ने हमें बचा लिया। सुरक्षित। देखो हम कहाँ हैं। अब नीचे कैसे उतरेंगे? हालांकि यह स्थिति डरावनी थी, परिवार ने महसूस किया कि पेड़ और बस ने मिलकर उन्हें एक अनोखा घर दे दिया था। उन्होंने सीढ़ियां बनाई और इस नई जगह को रहने लायक बना दिया। दिन बीतने के साथ वे बस में रहने के आदी हो गए। एक दिन बच्चों ने सीटों के नीचे एक छुपा हुआ डिब्बा खोजा। उसके अंदर सोने से भरा एक पुराना बॉक्स और एक पत्र था। यह सोना तुम्हारा है। मैंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में बिता दी और तुम्हारे लिए बचत नहीं कर पाया। मुझे इसका बहुत पछतावा है और उम्मीद है कि यह सोना तुम्हारी मुश्किलें हल करेगा। मुझे माफ करना, तुम्हारे परदादा। कुलदीप ने पत्र पढ़ा और समझा कि उनके परदादा ने दूसरों की मदद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। वह अब उनकी कुर्बानियों को समझ चुका था। धन्यवाद परदादा, आपने हमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिया। सोने से उनकी मुश्किलें हल हो गईं, लेकिन उन्होंने बस घर को नहीं छोड़ा। वह उनके संघर्षों और किस्मत की अनोखी दास्तान का प्रतीक बन गया। राजपुर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति कपाड़िया रहते थे। उनके दो पोते नितिन और राज बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। नितिन एक दयालु लड़का था, जबकि राज का मन लालच से भरा हुआ था। एक दिन कपाड़िया ने महसूस किया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने पोतों को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए उस झोंपड़ी को देखा जिसमें उन्होंने कई यादें संजोई थीं। ये झोंपड़ी मुझे बहुत प्यारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं नहीं रहूंगा तुम दोनों इसका अच्छा ख्याल रखोगे। राज ने दादा की बातों को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान केवल धन दौलत पर था, जबकि नितिन का दिल दादा के प्रति प्रेम से भर गया था। कपाड़िया ने नितिन के शब्दों पर संतोष भरी मुस्कान बिखेरी और शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा ले ली। कुछ दिन बीते और हालात बिगड़ने लगे। राज, जो संपत्ति का भूखा था, एक कागज लेकर नितिन के पास आया। मुझे दादा की सारी खेत और जमीन चाहिए। नितिन ने शांत स्वभाव से जमीन का हक अपने बड़े भाई को दे दिया, पर उसकी एक छोटी सी गुजारिश थी। भाई, मैं झोपड़ी अपने साथ ले जाऊंगा। यह दादा की आखिरी इच्छा थी। इसके बाद नितिन ने झोंपड़ी को अपने वाहन पर फिट कर लिया और इसे एक मोबाइल घर बना लिया। जल्द ही नितिन की यह चलती फिरती झोंपड़ी गांव में प्रसिद्ध हो गई। वह परिवारों को सैर पर ले जाने लगा, उन्हें उसी जीवन का अनुभव कराता जो उसने अपने दादा के साथ देखा था। यात्रियों को यह अनोखा अनुभव पसंद आया और नितिन ने इस तरह से अपनी आजीविका कमाई। राज दूर से देखता रहा। उसके भीतर ईर्ष्या की आग जलने लगी। वह गांव वालों के पास गया।
यह मांग करते हुए कि उसे नितिन की कमाई का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन गांव वालों ने राज की असलियत को पहचान लिया। उन्होंने नितिन का साथ दिया और उसे उसकी कमाई रखने का अधिकार दिया, मन में बदले की योजना बनाते हुए। उस रात जब नितिन और उसका दोस्त लोकेश गांव के बाहर जश्न मना रहे थे, राज चुपके से झोंपड़ी के पास गया। अंधेरे में उसने एक तीली जलाकर झोंपड़ी को आग लगा दी। जब तक नितिन वापस आया, सब कुछ राख हो चुका था। बीमा कल खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। जैसे ही सूरज उगा और आग की लपटें ठंडी पड़ी, लोकेश को राख में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राख के नीचे सोने की छड़ें छिपी थी। नितिन का दिल आभार से भर गया। उसके दादा ने उसे एक अनमोल उपहार छोड़ दिया। इस नए खजाने के साथ नितिन ने एक नई गाड़ी खरीदी और उस पर एक दूसरी झोंपड़ी। लोगों को अपनी नई झोंपड़ी में सैर कराते हुए जैसे पहले करता था। गांव वाले गर्व से उसे देखते रहे। गुजरात के एक छोटे से गांव में दो भाई मोटू पटेल और सुकू पटेल अलग अलग जिंदगी जी रहे थे। पिता के निधन के बाद बड़े भाई मोटू को परिवार की सारी जमीन और दौलत मिली, जबकि छोटे भाई सुकू को सिर्फ एक गोदाम दिया गया जो प्लास्टिक के ड्रम से भरा हुआ था। ये अन्याय जैसा लग सकता था, लेकिन सुकू ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सुकू अपने एकमात्र दोस्त मुन्ना के साथ उस धूल भरे ग्राम में बैठा था। सुकू, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई को करोड़ों की जमीन दी और तुम्हें ये बेकार प्लास्टिक के ड्रम्स। चलो मोटू के पास चलते हैं और न्याय की मांग करते हैं। वकील बुलाएंगे, पड़ोसी बुलाएंगे। उसे सारा धन अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं मुन्ना, अगर मेरे पिता ने यह फैसला लिया तो जरूर उनकी कोई वजह रही होगी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये ड्रम्स, इनमें मुझे सोना दिखता है। सोना? प्लास्टिक के ड्रम्स से? सुकू, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने सोचा था कि हम साथ में कुछ बड़ा बनाएंगे, लेकिन ये तो पागलपन है। मुन्ना गुस्से में वहां से चला गया और सुकू अकेला रह गया। लेकिन यह अकेलापन उसकी हिम्मत तो तोड़ नहीं पाया। उसने दिन रात मेहनत की और उन ड्रम्स को नई चीजों में बदल दिया। कुछ हफ्तों बाद सुकू बाजार में खड़ा था। आइए भाइयों, देखिए ये अद्भुत प्लास्टिक की नावें, कारें और ट्रेनें। ये पानी पर तैरती हैं और जमीन पर चलती हैं। किफायती, टिकाऊ और सभी के लिए मजेदार। एक दिन मुन्ना वापस आया। सुकू, मैंने तुम्हें कम आंका। ये सब कमाल का है। चलो साझेदारी करते हैं और इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले चलते हैं। मुन्ना, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब मैं ये रास्ता अकेले चलना पसंद करूंगा। मुन्ना का चेहरा उतर गया और उसकी मुस्कान गुस्से में बदल गई। उस रात जलन ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। उसने मोटू पटेल के पास जाकर झूठ फैलाने का फैसला किया। मोटू, तुम्हारा भाई झूठ फैला रहा है। कह रहा है कि तुमने उसे धोखा दिया। वो दौलत बना रहा है और तुम्हारा नाम खराब कर रहा है। तुम्हें उसे रोकना चाहिए। ना, मेरे पिता ने मुझे जमीन और सुकू को ड्रम्स इसीलिए दिए क्योंकि उन्हें मेरे भाई की प्रतिभा पर भरोसा था। अब दुनिया वही देख रही है जो मैं हमेशा से जानता था। हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। अवध। लेकिन मोटू ने मुन्ना की साजिश को समझ लिया। वो सुकू से मिलने गया, लेकिन नफरत लेकर नहीं, बल्कि अपने भाई के प्रति गर्व के साथ। अगले दिन मोटू ने सुकू से बात की। भाइयों ने अपनी संपत्ति और हुनर को एक कर दिया।